रिकॉर्डिंग का मैसेज सर आ गया। ओके, ठीक है सर। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फिर लॉ का क्लास है सर। हाँ, बिजनेस लॉ, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। मतलब किसी भी लॉ का, मतलब कोई भी लॉ, मतलब हमारे देश में जो लॉ होता है, स्पेशली बिजनेस लॉ। लॉ मतलब, ऐसे तो लॉ का मतलब समझते ही हो, नियम, है ना। लॉ का मतलब होता है नियम। अब नियम क्या है? नियम जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस में बना के रखा है ना। हमारे देश का जो संविधान है, वहाँ पर अलग अलग लॉ बना के रखा है। उसमें से एक नियम है जो किसी भी बिजनेस का एक बेसिक नियम है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको थोड़ा और डिटेल्स में बोलें तो फिर नाम है सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिकॉज हर एक एक्ट के पहले दी लग जाता है, बिकॉज वो एक्ट इंडिया के लिए वन एंड ओनली है। तो दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक्ट आया था सर ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, जब ब्रिटिश इंडिया में कॉलोनी बना के रखा था हमारे देश को, उस टाइम का लॉ है। बट सर समय के साथ साथ लॉ चेंज हुआ है, अमेंडमेंट भी आया है। ऐसा बात नहीं है कि जो ब्रिटिश ने बनाया था वही वाला अभी तक चलता है, बट हाँ, जो बेसिक्स एरिया है वो वही है, बिजनेस का जो बेसिक नियम है। और ज़्यादा कुछ चेंजेस इसलिए रिसेंट ट्रेंड में नहीं किया गया नाम को लेके, बिकॉज ठीक है, जो पुराना था उसको अभी भी वही समझ में आ रहा है, तो रख दिया उस तरह से कि भाई 1872 में आया था। चाहे ब्रिटिश लोग बनाए या कोई भी बनाए, बट बनाया तो इंडिया में था, और नियम जो था वो इंडिया के लिए ही लागू होता था। चाहे हम दूसरे के कॉलोनी थे वो अलग बात। बट सर पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इंडिया का जो बिजनेस का नियम है, जिसका स्टार्टिंग हुआ था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू से। तो बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग लास्ट 2-3 क्लास में काफी पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ा धीरे धीरे डिप डाइव करना है सर, है ना। मतलब इंट्रोडक्शन लेवल में ही बहुत कुछ जानना है, जो इंट्रोडक्शन लेवल में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बहुत फैला हुआ है, इंटरमीडिएट लेवल में, फाइनल लेवल में भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कुछ और केस स्टडीज वगैरह डिस्कस होता है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक एरिया है, उसी के अंदर बहुत सारा गहराई होता है, मतलब डेप्थ होता है। तो उसी डेप्थ को लेके मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ऐसे आज डिस्कस करने का मेरा मन है, मन नहीं एक्चुअली, सीक्वेंस वाइज आ जाता है, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको वैलिड होने के लिए ना कुछ पॉइंट का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पॉइंट मतलब सर, पॉइंट मतलब जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, सिंपल बात है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कुछ पॉइंट से गुजरना पड़ता है। पॉइंट इन द सेंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा बात जिसके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता, जिसको हम लोग ऐसे प्यार से बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं प्यार से? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड बनेगा जब उसका एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होगा। अगर एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं होता है, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। और साथ में ये भी बताएंगे सर कि कॉन्ट्रैक्ट कितना तरह का हो सकता है, मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप बात समझ रहे हो ना सर? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बात करेंगे आज। मतलब कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग इस पर्टिकुलर सोसाइटी में देखते हैं, कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग सोसाइटी में देख सकते हैं, और उसके बारे में भी चर्चा मैं करूंगा आप लोगों से। तो चलो सर, बिना कुछ और बताते हुए मेन पॉइंट पे फटाफट आ जाते हैं, है ना। जिसके लिए हम लोग पागल होते हैं वो बात को देख लेते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोग समझ ही रहे हो कि डील, है ना सर। कॉन्ट्रैक्ट का एकदम बेसिक मतलब है डील करना, है ना। तो डील का कुछ तो बात होगा लॉ में। तो ये जो लॉ है और उसके अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा एक बात, आज सर सुबह जन्माष्टमी है, सबको सर जन्माष्टमी का बहुत बहुत बधाई। ठीक है, कृष्ण भगवान पधारे थे, कहा जाता है सर, कोई बोलता है 5000 साल पहले, कोई बोलता है 10,000 साल पहले, बट जो भी हो, कृष्ण भगवान का नाम इसलिए आज मुझे थोड़ा याद आ गया। ऐसे कहा जाता है कि सर ये जो हमारे इंडिया का जो सोच है, उस सोच के अंदर इंडिया का जो, मतलब इस लैंड इंडिया का जो हमारा जो भूमि है, इस लैंड मतलब जिसको हम लोग अपने कंट्री भारत के नाम से जानते हैं, कहा जाता है पुराणों में, मतलब पुराण जो होते हैं ना सर, माइथोलॉजी में अगर आप जाते हो तो कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने इस समाज को चलने के लिए कुछ नियम बनाया था। आप लोग जरूर थोड़ा बहुत अगर खबर रखते हो, जैसे गीता का बात करते हैं, तो गीता में उन्होंने अर्जुन को बहुत कुछ बताया था कि इस समाज का कुछ नियम होता है, और वो नियम बनाने वाला कौन है? लॉर्ड कृष्ण। ऐसा कहा जाता है, हमारा मान्यता है, फेथ है, विश्वास है।
है ना, भारतवासियों का विश्वास है। अब सर मैं कोई धर्म का बात नहीं करना चाहता, बट एक सिंपल सा बात है कि ये जो भगवान कृष्ण गीता में जो, जिसको हम लोग गीता का बानी भी समझते हैं, इट्स नॉट ए स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, जीने की कुछ नीति होते हैं, समाज का कुछ नीति होता है, और एक बात कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ठीक है। जो माना वो बचा, और जो नहीं माना उसको प्रॉब्लम है। तो जो भी हो, बट नियम बनाने वाले जो, जिन्होंने समाज को नियम बना के पालन करते हैं, हम लोग बोलते भी है सर पालनहारा, है ना, तो ऐसे मान्यता है हमारे देश में। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि ये जो नियम का बात है, तो नियम से कृष्ण भगवान का याद आ ही जाता है, सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं उनको। बट हम लोग भी आज बात करेंगे एकदम मतलब लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, हमारे देश का नियम है, जिसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलेंगे, ठीक है। तो चलो सर, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात करना चाहते हैं सर? ये मैं लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बोला था, बट डिटेल्स नहीं बोला था, आज मैं थोड़ा डिटेल्स में ही बात करूंगा। ओके, तो अगर आप लोग देख सकते हो सर, ये सर्कल देख रहे हैं आप लोगों को? क्या आप लोग सर्कल देख पा रहे हो सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओके सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब ऑलमोस्ट 10 एसेंशियल्स मैटर के बारे में कहा गया है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, मैं और ज्यादा बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाला जो बेसिक्स बात है वो हम लोग कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ कोई, किसी का भी कोई डील बन रहा है, उसको वैलिड होने के लिए कुछ पॉइंट्स वैलिड मतलब फुलफिल होना जरूरी है, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सबसे पहले जरूरी है। मतलब ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा। सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, जल्दी बताओ सर। एग्रीमेंट। थैंक यू सर, वेरी गुड सर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय, एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वेरी गुड सर, लॉ, वेरी गुड सर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब जो लॉ को, मतलब एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा एक एनफोर्स किया जाता है, या फिर मतलब एक बाइंडिंग या बॉन्डेज किया जाता है, ठीक है, एनफोर्सेबल। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये तो आप लोगों को मैं रोज बताता रहता हूँ, तो ये नॉर्मल बात है सर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा तभी एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट को जब एनफोर्सेबल बाय लॉ करेंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ये सिंपल बात है। लेकिन सर यही सिंपल बातों के अंदर कितना कितना बात छुपा हुआ होता है, बड़े बड़े केस बन जाते हैं सर। तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ बनाने के लिए, अब तभी किसी चीज को एनफोर्सेबल बाय लॉ कर सकते हो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और भी कुछ पॉइंट्स चाहिए, नॉट जस्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब नॉर्मली 2 पार्टीज होता है हमेशा, है ना, 2 पार्टीज तो होगा। अकेला अकेला कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? हाँ सर, क्या आप खुद ही खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नो सर, नो सर, नहीं सर, ठीक है, आप खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब लोग को एक मूवी के बारे में बताया था, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, और एक मूवी याद आ गया, सारे जहां से महंगा। देखा किसी ने कार्तिक कॉलिंग कार्तिक? यस सर। अरे देख लिया, अरे वाह, ठीक है। चलो, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक वो अलग कहानी है, थोड़ा सिजोफ्रेनिया के ऊपर बना हुआ कहानी है, बट फिर भी खुद को कैसे कॉल कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, बट वो साइकोलॉजिकल इश्यूज है। बट ये एक मूवी है सारे जहां से महंगा, ये मूवी भी ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मतलब सेल ऑफ गुड्स के ऊपर बना हुआ मूवी है। हाँ सीरियसली सर, इट्स बिल्ड ऑन सेल ऑफ, मतलब सेल ऑफ गुड्स। ये सारे जहां से महंगा में क्या कर रहा था कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। हाँ, सारे जहां से महंगा मूवीज में गजब का कहानी है सर, अगर हो सके तो देखना, कॉमेडी मूवी है। और ये जो एक्टर है ना सर, ये संजय मिश्रा, वन ऑफ माय मतलब फेवरेट एक्टर है सर। यूपी का है, बनारस से है। ये नॉर्थ इंडिया स्पेशली यूपी बिहार के ऊपर बेस का जो कहानी होता है ना, इतना अच्छा बनाते हैं, ठीक है। मतलब सीरियसली एक्टर है सारे, मतलब संजय मिश्रा जी डायरेक्टर भी है। इनका बहुत अच्छा मूवीज मैंने देखा, जो भी हो, मैच्योर मूवीज भी काफी करते हैं। बट ये सारे जहां से महंगा में आप देख सकते हो कि ये लोग एक ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं। क्या आप लोग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर।
ये लोग एक ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं। अब ये ग्रोसरी स्टोर क्या है, इसी का कहानी कुछ ऐसा है कि ये लोग अपने ही दुकान, मतलब ये दुकान जो है ना, ये एक्चुअली दुकान दिखाने के लिए है। वैसे कहते हैं ना सर, हाथी के दांत खाने की और एक और दिखाने की एक, ऐसा बोलते हैं ना, कहावत है, क्या बोलते हैं? कहावत क्या है? हाथी के दांत खाने के एक होता है, दिखाने के लिए खाने के एक होता है, दिखाने के लिए एक होता है। तो एग्जैक्टली ये जो शॉप में ये लोग चीजें लेके बैठे हुए हैं ना दुकान चलाने के लिए, एक्चुअली ये बेचने के लिए नहीं है। पर फिर आप बोलोगे सर फिर शॉप किस तरह से, तो फिर शॉप कैसे हुआ? अगर मतलब दिखाने के लिए नहीं है तो फिर शॉप किस तरह से? अब एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट का एक लोन का, मतलब इसका कहानी अगर देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। गवर्नमेंट का एक लोन का स्कीम आया था मार्केट में, ठीक है? तो गवर्नमेंट का लोन का स्कीम क्या है कि लोन उसको मिलेगा जो बिजनेस करना चाहता है। बात समझ रहे हो सर? लोन उसको मिलेगा जो बिजनेस करना चाहता है। अब बिजनेस करेगा तो लोन मिलेगा। तो लोन किस बारे में? बिजनेस के लिए। तो इन लोगों के बारे में एक अच्छा स्टोरी दिमाग में इन लोगों का चल रहा था, ये संजय मिश्रा का ही दिमाग से बना हुआ, कि चीजों का दाम ऐसे, थोड़ा सा मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है? संजय मिश्रा और उनकी वाइफ, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास है। तो इन लोगों को ऐसा फीलिंग आ रहा है, ध्यान से सुनो कहानी को, मजा आएगा। इनको फीलिंग आ रही है कि क्यों ना महंगाई जितना बढ़ेगा उतना तो मुश्किल हो जाएगा, इनकम नहीं बढ़ रहा है। मतलब मिडिल क्लास का प्रॉब्लम क्या है? मिडिल क्लास का प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है सर, है ना, लेकिन इनकम नहीं बढ़ता। यही तो प्रॉब्लम है ना। इनकम डिक्रीजिंग, इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, है ना, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं मूल्य वृद्धि, बंगाली में बोलते हैं, ठीक है, मतलब चीजों का दाम बढ़ जाना। तो एक मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत है। जैसे आप लोग 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे आप लोग। 3 इडियट्स मूवी में महंगाई का कहां पर बात किया था, कौन बताएगा? एस्ट्रोनॉट में जब पेन का यूज किया था, एस्ट्रोनॉट्स ने जब पेन का यूज किया था, वो वाला भी बोल सकते हो, बट सबसे अच्छा बात किया था मिडिल क्लास फैमिली में, जब वो, अच्छा वो जब मतलब उसके पापा का इनकम दिखा रहा था। हाँ, पापा का इनकम दिखा रहा था। अरे सुनो तो, तुम लोग भूल गए। अरे उसका अपना राजू के घर में वो लोग खाने के लिए गया था ना, राजू रस्तोगी के घर में। तो उसका माँ, उसके माँ क्या बोल रहा था कि उसका माँ भिंडी का दाम सुना रहा था कि बेटा भिंडी तो 2 दिन बाद, नहीं, पनीर का इतनी थैली में सोनार के दुकान में मिलेगा, और भिंडी 250 रुपया किलो। हाँ, और बोल रहा था कि अपने कम्मों की शादी नहीं हो रहा है कि दहेज में मारुति 800 मांग रहा है। तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैसे करेंगे ये सब? हाँ, और फिर खुजली वाली रोटी, वो तो आप लोगों ने जानते ही होंगे। तेरी माँ तो मदर टेरेसा है, खुजली वाली रोटी खिलाते हैं। तो 3 इडियट्स में भी लोअर मिडिल क्लास का प्रॉब्लम को बताया कि जब इनकम डिक्रीजिंग या इनकम कांस्टेंट, ठीक है, फिर चीजों का दाम बढ़ जाता है तो लोगों को परेशानी होता है। एग्जैक्टली परेशानी होता है। हम लोग इसको मजाक से पढ़ रहे हैं, बट फिर भी सीरियसली रियल प्रॉब्लम है हमारे देश में। अब इसी प्रॉब्लम को, इनका भी यही प्रॉब्लम था, बट यहाँ पर हम लोग क्या किया, जो स्टॉक है, ये लोग कहाँ गया? बैंक से। ये पीछे विंडो से एक इंसान को दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये इसको दिखाई दे रहा है? पीछे एक बंदा विंडो में खड़ा है, ये कौन है बोलो तो? देखो दूरबीन लेके खड़ा है, बायनाकुलर लेके। हाँ, ये एक्चुअली है बैंक का फील्ड ऑफिसर। बैंक का जो फील्ड ऑफिसर होता है ना, जिनका काम होता है कि जिसको जो लोन दिया गया है रियल लाइफ में भी, कि वो लोन को सही काम पे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, ठीक है। और इधर चूहा देख रहे हो सर, रैट, जो गोडाउन से सब कुछ खत्म करता है। अब ये फील्ड ऑफिसर देखने आया है कि ये लोग जो लोन लिया है पर्पस फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली इनका मेन मकसद था बेचना नहीं, इनका मकसद था कि आज के डेट में जो दाम चल रहा है, इस दाम में अगर सपोज मानो कि 2 लाख का लोन मिला है, तो 2 लाख की लोन में दुकान में जो सामान उठा सकते हैं उसको उठा लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि फ्यूचर में जो महंगाई होगा, कम से कम उसके साथ लड़ने का जरूरत नहीं होगा, तो घर का जो जरूरत है वो पूरा हो सकता है। मतलब सरकार लोन दे रहा है, आपको घर से पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ये 2 लाख लोन से मिल रहा है, और 2 लाख से वो क्या कर रहा है, ये ग्रोसरी वगैरह सब कुछ अपने घर के लिए ले रहा है। लेकिन क्या लोन घर के लिए दिया था? ना सर, बिजनेस कরার জন্য। लोन इज फॉर बिजनेस, ठीक है।
लोन इज फॉर बिजनेस। और ये लोगों के दिमाग में ये भी था कि क्योंकि सब्सिडाइज लोन था, गवर्नमेंट कम से कम 10 साल के लिए लोन का रीपेमेंट के लिए बोला है, लोन का जो इंटरेस्ट था। तो जब तक गवर्नमेंट को 10 साल का रीपेमेंट होगा उतने दिन में 2 साल का जो महंगाई है उससे तो बच जाएगा, और अपने घर से भी ग्रोसरीज के लिए पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। तो ये दिमाग लगाया है ये हीरो ने, मतलब ये मूवी का हीरो है, ठीक है, और इनका वाइफ ने, ठीक है। रोज इनके बीच में झमेला है कि भाई तुम अपना इनकम बढ़ाओ तो तभी ना हम लोग घर का जो भी है बच्चा लोगों का खर्चा है उठा सकते हैं। जो घर का रेगुलर झगड़ा होता है नॉर्मली कि हस्बैंड का इनकम नहीं बढ़ता तो वाइफ चिल्लाते हैं, बच्चे लोग भी माँ पापा पे शिकायत करते कि भाई आपका इनकम नहीं बढ़ेगा तो हम लोग पढ़ेगा कैसे, हम लोग का डेली का घर का खर्चा चलेगा कैसे, जो डेली का प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को लेके ये लोन का किस मतलब कनेक्शन, और ये लोन देने के बाद बैंक वाले इनको विजिट करने आते हैं। ये नॉर्मली दुकान खोलता नहीं है। फिर पड़ोस में भी, आस पड़ोस में भी तो सर अरे पीछे लगने का लोगों का अभाव नहीं होता ना, तो उन लोगों को पता चल गया कि भाई ये तो दुकान बनाने के लिए लोन लिया है पर वो दुकान खोलता नहीं है। फिर ये देखने आता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो फिर ये देखता है कि भाई ये सच में दुकान नहीं खोलता। तो इसी को लेके एक तू मैं चलता रहता है, लुका छुपी, ठीक है, जैसे वो अपना टॉम एंड जेरी करता है ना, कभी ये उसके पीछे कभी वो इसके पीछे। ये मूवी का मेन स्टोरी है सर। इसके इसके साथ क्या बात है, एक्चुअली ये लोग क्या कर रहा था, खुद ही दुकानदार था और खुद ही कस्टमर था, है ना सर। ये खुद ही शॉप का ओनर है और ये खुद ही कस्टमर है। क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है सर? आप ही कस्टमर, आप ही दुकानदार, ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो लीगल रिलेशनशिप है, मतलब आप क्या बोलोगे मैं खुद ही खुद को बेच रहा हूं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप अपने आप को नहीं बेच सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप। तो अपने साथ अपने का क्या लीगल रिलेशनशिप बनेगा सर? खुद के साथ खुद का क्या लीगल रिलेशनशिप? तो ऐसा बदमाशी बहुत तरह का किया जा सकता है सर। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ना हेरा फेरी, ठीक है। तो इस तरह का हेरा फेरी सोसाइटी में चलता है, इसलिए लॉ को भी ना बड़ा सोच समझ के लॉ बनाने का जरूरत पड़ता है। आप लोग सोचते होंगे कि लॉ को इतना कठिन क्यों बनाया जाता है, या फिर लॉ में इतना सारा बात क्यों बोलता है, इतना सारा सेक्शंस का जिक्र क्यों करता है, शायद आपके मन में सवाल आता होगा। बट आपको समझना चाहिए कि दिमाग, इंसान का दिमाग में इतना बुद्धि है ना कि 10-10 लादेन को भी फेल कर दे बुद्धि में। मजाक नहीं कर रहे हैं, इतना आम आदमी के दिमाग होते हैं। आम आदमी आम नहीं होते। किसके दिमाग में आएगा बोलो कि सरकार का लोन से महंगाई को रोक देते हैं, दुकान चलाने का क्या है, कम से कम महंगाई से लड़ लेते हैं, ठीक है। गजब गजब पोस्टर दिया था इसमें, सारे जहां से महंगा। अब महंगाई से लड़ने का ये उपाय ढूंढा था इन लोगों ने। देखना मूवी और मजा आएगा। जिन लोगों ने देख के रखा, मैं बहुत पहले भी बोलता था, फिर से बोला, ठीक है चलो। तो बेसिकली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, पॉइंट इज वेरी सिंपल सर। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। आप खुद ही खुद को पैसा दोगे, खुद ही खुद से प्रोडक्ट खरीदोगे, और उससे भी बड़ी बात लॉफुल कंसिडरेशन को मैं थोड़ा, चलो वो वाला भूल जाओ, अब सारे जहां से महंगा जब देखोगे समझ में आ जाएगा। बेसिक पॉइंट था कि 2 पार्टीज जब तक नहीं बनेगा तब तक तो बात बनेगा नहीं ना। 1 पार्टी अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, काइंड ऑफ, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन में भी लास्ट क्लास में बात किया था, किसी को चरस गांजा ये सब बेच सकते क्या? अरे पैसे के बदले नो सर। क्या 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 इलीगल चीजों के ऊपर बेस करके कंसिडरेशन कर सकते हैं। अफीम के बारे में बात हुआ था, अफगानिस्तान का कहानी चल रहा था, हाँ। क्या किसी को अफीम वगैरह देके बोल सकते कि भाई अफीम ले लो और बदले में प्रोडक्ट दे दो? इट्स नॉट पॉसिबल, ये सब मुमकिन नहीं है। ओपीएम वगैरह इलीगल है। मतलब आप लॉफुल कंसिडरेशन मतलब सही प्रोडक्ट सही तरह से यूज करो। मतलब जिस चीज का धंधा करना लीगल है वही चीजों का धंधा करो। और कंसिडरेशन मतलब बदले में, कंसिडरेशन मतलब क्या है सर? बदले में क्या दे रहे हो, ठीक है। दुकान से सामान खरीदोगे, बदले में पैसा दोगे, ठीक है। पैसा की जगह दूसरा कुछ और भी चीज दे सकते हो बार्टर सिस्टम में। जैसे राइस के जगह में अगर कोई एक जन राइस, जैसे वेस्ट बंगाल में राइस अच्छा होता है, मध्य प्रदेश राजस्थान में व्हीट अच्छा होता है, ठीक है। तो बंगाल वाले राइस दिया और राजस्थान वाले व्हीट बेचा, ये चल सकता है। राइस के साथ व्हीट का एक्सचेंज हो सकता है ना सर? अरे एलिफेंट के साथ हॉर्स का एक्सचेंज हो सकता है, यस और नो? Yes. हाथी के बदले घोड़ा, इज इट पॉसिबल और नॉट?
पॉसिबल है सर, पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। हाथी का भी एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है और घोड़ा का भी अपना बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको यूज किया जा सकता है। तो हाथी के बदले घोड़ा, राइस के बदले व्हीट, मतलब कंसिडरेशन मतलब बदले में आप कोई भी चीज खरीदोगे तो बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा और बदले में उनको भी आपको कुछ देना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगा। तो इसलिए कहते हैं सर लॉफुल कंसिडरेशन करो। अब बदले में ऐसा कोई चीजों का मतलब कारोबार ना करो जो इलीगल है, ठीक है, जो अनलॉफुल है, ऐसा चीजों का काम नहीं कर सकते आप। सिंपल सी बात है, लॉ मना करता है, अगर लॉ तोड़ोगे तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाएगा और इलीगल ज्यादा हो जाएगा तो जेल में डल जाएगा सर। हाँ, इंडियन पेनल कोड के ऊपर बेस करके आपके ऊपर केस ठोक दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। सर कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, तो सब बात करते हैं पार्टीज का कैपेसिटीज, मतलब 18 साल होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो सर एक एक करके ये सारा का सारा पॉइंट में बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या बात है, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, फ्री कंसेंट क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके सर, आई होप कि आप लोग समझ पा गए हैं सर कि आगे क्या बात चलेगा, ठीक है। ओके चलो सर, according to section 10 of the Indian Contract Act 1872, the following are essential elements. सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जब तक ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा बात नहीं बनेगा, एकदम सिंपल है। मतलब एक बंदा ऑफर करने वाला चाहिए, दूसरे बंदा एग्रीमेंट करने वाला चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए। एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। पॉइंट टू बी नोटेड सर, सेक्शन बहुत वाइटल है आप लोगों के लिए। आप लोग कोई आम इंसान नहीं बन रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को तो, ठीक है, एलएलबी कर रहे हो अगर, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत वाइटल है सेक्शंस। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर सेक्शन भूल गए, नहीं चलेगा, सेक्शन भूल गए ये बात नहीं चलेगा। सेक्शन याद रखना है, मेन सेक्शन तो याद रखना ही है, ठीक है, ऐसा ही सोच के चलो, ठीक है। तो याद रखना है आपको सेक्शन, आप इसको लेके बहाना नहीं मार सकते। ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। सर अब मन में सवाल चल सकता है सर कैसे याद रखे, यस इट्स अ गुड क्वेश्चन। सर तभी याद रहेगा जब आप मैटर को याद रख पाओगे। जैसे सिंपल सी बात है, जो खाना पसंद आता है कौन से रेस्टोरेंट में मिलता है, याद रहता है ना। अरे अगर कोई खाना पसंद आता है, जैसे आपके सिटी में या आपके टाउन में कहाँ पर फुचका अच्छा मिलता है, क्या आपको पता है सर? अरे फुचका मतलब बंगाल में फुचका, दूसरे जगह में पानी पूरी या गोलगप्पा जो भी बोलते हो। अरे पसंद है कि नहीं आप लोगों को फुचका पानी पूरी? यस सर। अरे देखो एकदम, ठीक है। तो कहाँ का फुचका अच्छा है, आपके पड़ोस में या फिर आपके टाउन में, सिटी में, गांव में, यू ऑल नो दैट। इसके लिए आपको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता, तो सेक्शन को भी याद रखने का यही सिस्टम है, ठीक है। अगर आपको पसंद है, अगर आपको जानना है लॉ, तो फिर याद ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जिसको नहीं जानना है उसको नहीं करना है। जैसे चलो सेक्शन से एक बात याद आया, ये जो हम लोगों का जो स्पिरिचुअल्स किताब होते हैं ना, लाइक जैसे गीता, कोरन, हाँ ठीक है, इस तरह का जो भी होता है, लाइक जैसे आपका सिख में जैसे होता है कि जो भी है, ठीक है, जैसे बाइबल वगैरह जो भी है, इन सब का देखना एक चीज कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसके लिए ना वर्ड्स, सब वर्ड्स ऐसे बोलते हैं कि कौन से स्टैंजा में, कौन से वर्ड्स में लिखा हुआ है। अब देखो अगर किसी को मतलब ढूंढना है, ठीक है, चाहे वो कुरान देखे चाहे वो गीता देखे, तो वो उसके अंदर झांकेगा, झांक के देखेगा, तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि भाई कौन से पेज में, कौन से वर्ड्स में, कौन से सब वर्ड्स में लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी अगर आपको लॉ को याद करना है, अगर आपको लॉ के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इंटरेस्ट इज द ओनली शॉर्टकट। इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव इंटरेस्ट, देन आपको याद रखने के लिए सेक्शन आपके लिए सबसे वाइटल है। भाई कौन से सेक्शंस में कहाँ बोला है, तभी जाके आप याद रख पाओगे। सिंपल सी बात है। इसलिए जिनको धर्म ग्रंथ पढ़ने का आदत है उनको थोड़ा हेल्प हो सकता है लॉ में। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली। अगर आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने का आदत है, चाहे गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, ठीक है, त्रिपिटक पढ़ो, बुद्धिस्ट में होता है त्रिपिटक, ठीक है, जैनिज्म में जो होता है वो पढ़ो, तो जो भी पढ़ोगे अगर आपको ऐसा आदत है ना, तो आपको भी ना मजा आएगा लॉ में, बिकॉज वो भी लॉ है, वो भी जीने का नियम है, ये भी बिजनेस करने का नियम है। सर आज क्या धर्म धर्म बात कर रहे हो बोलो तो? अरे सर धर्म का बात कहाँ कर रहे हैं, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि बिजनेस करने का जैसे नियम होता है, जीने का भी नियम होता है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल्स लोगों ने
हमारे लिए नियम बना के गया है और हम लोग उसको फॉलो करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी नियम बनाया गया है हमारे लिए, हमें नियम को फॉलो करना होगा और फॉलो करने के लिए कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। मैं बस कनेक्शन कर रहा हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every promise and every set of promises forming consideration for each other, every promise and every set of promise, एक प्रॉमिस नहीं, एक साथ हजारों प्रॉमिस भी हो सकता है। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मतलब बदले में एक दूसरे को कुछ दिया जाएगा, एक दूसरे को मतलब दो पार्टी के अंदर है। जैसे अगर आप दुकान में जाके प्रोडक्ट खरीदते हो तो बदले में क्या पेमेंट करते हो, कैश देते होंगे, हाँ सर। रेस्टोरेंट में खाना खाओगे तो बदले में पैसा तो देना पड़ेगा, अरे रेस्तोरां में जाओगे खाना खाओगे तो पेमेंट तो करोगे ना सर, सिंपल सी बात है। तो फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, रेस्टोरेंट वाले का क्या है, इनकम होगा, आपका क्या है, हाँ सर, खाना खा के आपको क्या मिलता है, पेट भर दे। पेट भरने के लिए थोड़ी कोई रेस्टोरेंट जाता है, पेट भरना तो घर में माँ का खाने से ही पेट भरता है, रेस्टोरेंट का खाना तो बस टेस्ट के लिए, हाँ सर, जस्ट फॉर टेस्ट, है ना। खाना तो सर पेट भर के खाना खाना है तो फिर घर का खाना से ही पेट भर सकता है मेरे हिसाब से। रेस्टोरेंट का खाना इज जस्ट अ टेस्ट के लिए, एक आउटिंग के जाने के लिए, है ना, वो आपका मजा है रेस्टोरेंट का। चलो सर ऐसे गलत नहीं बोला सर, मैं तो सर रेस्टोरेंट जाऊँ या घर में खाऊं, अगर खाने का अच्छा लगता है तो मैं पूरा खाऊंगा और पेट भर के ही खाऊंगा, ठीक है। आप ये बात मेरे को अच्छा लगा सर, पेट भरना, तो जो भी हो पेट भरना आपका कंसिडरेशन, पैसा देना उनका कंसिडरेशन। तो फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। अब बी आ गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी आ गया। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा उसको प्रॉमिस बोल देंगे। एन एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और एग्रीमेंट क्या हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का आउटकम। ऑफर एक्सेप्टेंस होगा तो उसका एक आउटकम निकलेगा, और आउटकम क्या है, एग्रीमेंट। ऑफर किया, एक्सेप्ट किया, तो आउटकम क्या है, एग्रीमेंट, और क्या। अरे भाई तुमने किसी को प्रपोज किया, वो तुमको हाँ बोला, हाँ सर, तुमने किसी को प्रपोज किया और वो तुमको हाँ बोला या हाँ बोली, ठीक है, या बोला या बोली जो भी हो, ठीक है। अब बोल दिया जो भी है, अगर आपने प्रपोज किया उसने हाँ बोल दिया तो क्या बनेगा, बात को दोनों एग्री हो गए ना सर। हम लोग इसको इसे बहुत सारा बात करते हैं, बोलते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, हाँ सर। तो बस वही एग्रीमेंट, मतलब वही मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। तो इस तरह का कहावत चलता है हमारे सोसाइटीज में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, एन एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब इसको याद रखने के लिए सर ये सब जो मैं लाइन यूज करता हूँ ना, इसको ना अलग नजर से मत सोचना, ठीक है, या फिर स्लैंग या फिर एडल्ट्री वर्ड्स इस तरह का नहीं सोचना है, ठीक है। आप इसको याद रखने के लिए सोच सकते हो, इतना मैच्योर आप लोग हो गए आजकल, इससे भी ज्यादा मैच्योर हो आप लोग, ठीक है। मैं ये सब एग्जाम्पल्स यूज करता हूँ, ठीक है, दोस्ती प्यार मोहब्बत वाला लॉ में थोड़ा करता हूँ सर, ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है, कि एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसको याद रखने के लिए सर ने मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी का बात बोला था, तो आपको थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा और याद रखने का थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्या है ना सर, लॉ पढ़ने का मजा समझ में आएगा। ओके, फ्री कंसेंट, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग। अब देखो, एग्री अपॉन द सेम थिंग मतलब एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। बात समझो सर, आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, वो भी आपको पसंद करता है, मतलब बात समझो, एक लड़का ओके और एक लड़की, ठीक है, बात को समझना सर, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड अगेन। आपको मैं कोई लव साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं सर, हाँ, ये लॉ है, मैं आपको लॉ समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये बॉय मतलब जो बॉय है, ठीक है, और ये गर्ल है। अब यहाँ पर बात क्या है, क्या कहते हैं सर, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन दी सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब बहुत कुछ ऐसा बात है सर, ये जो लड़का है ना, ये लड़का इस लड़की को पसंद करता है, लड़की भी लड़का को पसंद करता है। अब बात को समझो, लड़का जो है वो लड़की को पसंद करता है और लड़की जो वो भी लड़का को पसंद करती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो गया, ये इसको बेसिकली मतलब लव एंगल से देखता है, लेकिन ये इसको एक फ्रेंड के एंगल से देखता है। नॉर्मली ऐसा चलता है ना सर, तुमने मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे लिया, लड़की ऐसे लड़का को बोलता है, मैं तुमको बहुत अच्छा दोस्त समझता था, तुम भी वैसा निकले। अब लड़की किसी और को पसंद करता है और बेचारा तो दोस्त बन के ही रह जाता है, हाँ सर।
अरे समझ में आया कि नहीं आया बात? क्या ऐसा कहानी दिखता है? अरे बोलो तो सही, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। सर ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का भूल-भाल है। एग्जैक्टली अब ये जो अंडरस्टैंडिंग का भूल भाल हो गया ना, ये जो भूल भाल अंडरस्टैंडिंग हम लोग देखते हैं नॉर्मली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, है ना? तुमने मेरे को इस नजर से सोचा कैसे? तुम मेरा इतना अच्छा दोस्त है और जोर से, और भी गजब का होता है, मैं तो तेरे को भाई समझता था। लड़की लोगों का ये होता है ना सर? लड़की लोग कुछ नहीं तो भाई बना देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, बट सर आप बात को समझो, ठीक है? मतलब तुम सोचा था, फिर राखी लेके आ गया तुम्हारे लिए। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, ठीक है? और तुम भागते रहते हो, राखी नहीं पहनना है उससे, कुछ भी हो जाए। हाँ क्या रे रौनक, ऐसा होता है? ওটা তো স্যার ডাইরেক্ট অপমান করে দাও। बेसिकली अभी तो पॉइंट नहीं सर। अरे तेरे को नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो ऐसा होता है तो देखा नहीं कि नहीं देखा? हाँ देखे हैं but हाँ बस वही तो पूछ रहे हैं, थोड़ी जरूरी है कि सबके साथ ऐसा होगा। हाँ दीज आर एग्जाम्पल्स। मतलब पॉइंट कहाँ पर अटका सर? हाँ कहाँ पर अटका? दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। दोनों का सेंस सेम होना चाहिए और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम होना चाहिए, ठीक है? जब कोई भी मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, उसका कंसेंट फ्री होना चाहिए और दोनों जो एग्री करेगा वो सेम थिंग पे होना चाहिए और सेम सेंस पे होना चाहिए। दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। इसको बोलते हैं सर आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स कंसेंसस एडिडम, क्या बोलते हैं इसको? कंसेंसस एडिडम। कंसेंसस एडिडम का मतलब यही है कि सेम थिंग इन सेम सेंस। ओके सर यहाँ पे वीज का मतलब क्या होता है? VIZ कहां पर रे? फॉर एग्जाम्पल, टर्म्स के बाद जो लिखा ये फॉर एग्जाम्पल होता है, ये वीज जो होता है एग्जाम्पल, है सर। ठीक है? फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री। और ये जो सेम थिंग सेम सेंस में होगा ना, कि किसी को जबरदस्ती करके नहीं, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तुम्हें तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं हाथ काट लूंगा। ऐसा भी देखने को मिलता है ना सर? हाँ सो कॉल्ड एक्सट्रीम लेवल का, है ना? ऐसा नहीं किसी को डरा के धमका के तुम किसी को मना नहीं सकते अपनी तरफ। लड़की बोल दिया कि भी तुम्हें पसंद नहीं करता, लड़का लोगों का क्या जिद में पड़ा हुआ होता है? कोई मतलब होता है क्या? हाँ मतलब कंसेंट मस्ट बी फ्री, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सब एग्जांपल्स में इसलिए बोल रहा हूँ, ये जरूरी था बोलने के लिए, इसलिए बोला। ओके मतलब किसी को ब्लैकमेलिंग करना, किसी को डराना, किसी को धमकाना, अगर तुम मेरा बात नहीं मानते हो तो मैं खुद सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा, है ना? बंदूक लेके तुम्हें ही मार दूंगा। ऐसा देखने को भी मिलता है, कई बार टीवी में भी न्यूज आता है ना? लड़का ने मार दिया, लड़की ने सुसाइड कर लिया, वगैरह वगैरह। तो फिर ये जिस तरह का बात चलता है ना, कंसेंट फ्री होना चाहिए, कंसेंट मस्ट बी फ्री। স্যার এটাই তো ভয়েডেবল কন্ট্যাক্ট। हाँ सर ये voidable है, वेरी गुड सर, दिस इज कॉल्ड voidable। voidable फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, सपोज मानो जैसे मैंने बॉय और गर्ल के बाद बीच में बात कर रहा था, सपोज मानो कि गर्ल जो है वो लड़का को उस नजर से नहीं देखता, मतलब वो एंगल जो है ना वो लव एंगल नहीं है, ठीक है? गर्ल का एंगल एक फ्रेंड की जैसा ही है, बेस्ट फ्रेंड मान सकते हो, ठीक है? एक फ्रेंड के एंगल से गर्ल उस बॉय को देखता है, बट बॉय बोलता है नहीं भाई मैं तो तुम्हें लव एंगल से ही देखता हूँ और तुम्हें मुझे लव एंगल से ही देखना पड़ेगा। बात को समझो सर, ये जो voidable का बात कर दिया, इसी मुद्दे पे मैं बात कर लेता हूँ voidable का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ voidable कॉन्ट्रैक्ट? अब ये जो गर्ल है इसको बॉय क्या कर रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, इसको डरा रहा है कि भाई अगर तुम मुझे प्यार नहीं करोगे मैं खुद को मार डालूंगा। और कोई अच्छा दोस्त को मरते हुए भी नहीं देखना चाहता, है ना? तो ये लोग इमैच्योर होते हैं इस उम्र में और उनको लगता है कि ये सच में कुछ कर लेगा और कई बार कर भी लेते हैं, ठीक है? तो एक डर पैदा हो जाता है किसके दिमाग में? गर्ल के दिमाग में। और फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन ये जो जबरदस्ती किसी को अपने तरफ मनवाना, अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करना, दिस इज नॉट इन फ्री कॉन्सेंट। हाँ सर ये कंसेंट फ्री नहीं है। और जब किसी को डरा के धमका के कोerशन करके मार का धमकी देके, खुद को मारने का धमकी देके, ब्लैकमेलिंग करके जब किसी का कंसेंट लिया जाता है ना, उसको कहा जाता है voidable। फ्रॉम किसके एंगल से? हाँ सर फ्रॉम एग्रीव्ड पार्टी। सर यहाँ पर एग्रीव्ड कौन है? ये लड़का एग्रीव्ड है कि गर्ल एग्रीव्ड है? किसको जबरदस्ती मनाने के लिए बोला जा रहा है? कोई मान लो कि हाँ एग्रीव्ड मतलब सर जिसका यहाँ पर कंसेंट नहीं है, यहाँ पर लड़की का कोई कंसेंट नहीं है, तो फिर एग्रीव्ड है गर्ल। ओके तो इनके नजर से ये कॉन्ट्रैक्ट voidable है। बात समझ रहे हो सर? voidable हमेशा एग्रीव्ड के नजर से होता है। मैं आगे बात करूंगा ये
वॉइड क्या है, वॉइडेबल क्या है, वेट कर जाओ सर, ठीक है। मैं अभी स्नेह बात किया तो फिर मैंने बोल दिया यहाँ पर, बट फिर से बात करना पड़ेगा मुझे। तो जो भी हो सर, एग्रीमेंट फुलफिल करने के लिए सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एग्रीमेंट बनना बहुत जरूरी है, फ्री कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर, चलो बिजनेस के एंगल से देख लेते हैं ना, बहुत प्यार प्यार मोहब्बत दोस्ती वाला देख लिया सीन, अब थोड़ा बिजनेस का सीन देख लेते हैं। ए हु ओन्स 2 कार्स, ए के पास 2 गाड़ी हैं। ए हु ओन्स 2 कार्स इज सेलिंग रेड कार टू बी, ए अपना रेड कार बी को बेच रहा है। बी ने सोचा था ही इज परचेसिंग द ब्लैक कार, मतलब बी जब कार परचेस करने जा रहा था ए के पास, तो उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं तो ब्लैक कार खरीदूंगा, बट ए के दिमाग में चल रहा है मैं तो लाल वाला गाड़ी ही बेचूंगा। देयर इज नो कंसेंसस एडिडम, मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया सर? कंसेंसस एडिडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यार, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बोलो सर, बोलो बोलो, कोई कुछ कहना चाहते थे शायद। ओके, सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंसस एडिडम, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब सेम थिंग सेम सेंस, मतलब ए जब बोल रहे कि मैं लाल गाड़ी बेचूंगा, तो बी को भी पता होना चाहिए या फिर उसका भी फीलिंग सेम टू सेम लेवल पे होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कौन सा गाड़ी, किसी को गाड़ी बेच रहा है, ए को पता है, बी को भी पता है कि भाई गाड़ी लेंगे, बट बी के दिमाग में चल रहा है काला गाड़ी और ए के दिमाग में चल रहा है लाल गाड़ी। अब ये थोड़ी ना होगा, कौन सा गाड़ी क्लियर कट होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन होना चाहिए। जब तक कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। टू डिटरमाइन द कंसेंसस एडिडम, द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी क्लियरली ड्राफ्टेड। थस ए को क्या बोलना चाहिए था? इफ ए सेज बी विल यू बाय माय रेड कार फॉर ₹30,000। अगर कंसेंसस एडिडम होना है तो लैंग्वेज क्या होना चाहिए? ए को बी को क्या बोलना चाहिए? विल यू बाय माय रेड कार फॉर ₹30,000, क्या तुम मेरा लाल गाड़ी 30,000 में लेना चाहते हो? एंड बी सेज यस, यस टू इट। अगर बी यस कहता है, दैट मीन्स कंसेंसस एडिडम हुआ है, दैट इज मीनिंग इज टेकन इन द सेम सेंस बाय बोथ द पार्टीज। जब तक ये नहीं होगा तब तक उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। बोलो सर, फ्री कंसेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया रे? फ्री कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत वाइटल है। आगे आगे अगर जब अब लोग केस स्टडीज वगैरह करोगे, रीजनिंग करोगे ना, तो आपको समझ में और आएगा, और एग्जांपल्स और केस स्टडीज में बात करूंगा, लेकिन तब इंपॉर्टेंट मतलब इसका यूज समझ जाओगे कि भाई किस लिए ये फ्री कंसेंट इतना वाइटल है, ठीक है। वही किसी को डरा के धमका के जबरदस्ती, ठीक है, सर्टेन मीनिंग नहीं होगा, तो जब तक मीनिंग सर्टेन नहीं होता, सेम सेंस पे दोनों एग्री नहीं कर जाता, तब तक बात नहीं आगे बढ़ सकता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को आप मूव ऑन नहीं करा सकते। ओके, चलो सर, और भी एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान है। ए थ्रेटेंड टू शूट बी इफ ही डज नॉट लेंड हिम 2000 एंड बी एग्रीड टू इट। ए थ्रेटेंड टू बी शूट बी, ए बी को थ्रेट कर रहा है, इफ ही डज नॉट लेंड हिम 2000, अगर तू मुझे 2000 का उधार नहीं देता मैं तेरे को गोली मार दूंगा। और फिर गोली के डर से 2000 दे दिया। द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू अंडर कोercion एंड इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसके एंगल से ये है? हाँ सर, ये वॉइडेबल है। किसके एंगल से वॉइडेबल है? किसके एंगल से ये वॉइडेबल है? बी के एंगल से, ठीक है। वॉइडेबल मतलब वॉइड का मतलब होता है कैंसिल, वॉइड का मतलब होता है कैंसिल, ओके। बट वॉइडेबल का मतलब होता है ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि वो कैंसिल होगा या नहीं, जो अभी प्रॉपर वॉइड नहीं हुआ है। মানে স্যার বাংলায় বলে সেই বাতিলযোগ্য চুক্তি, ওটাই নাকি? बातिल যোग्य मतलब हो सकता है कि वो बातिल हो जाए। देखो अब क्या होता है ना, बहुत केस में ऐसा होता है कि क्लेम करते हैं, बट जब तक क्लेम प्रूव नहीं हो जाता ना, ठीक है, तब तक आप उसको मान नहीं सकते। मतलब जैसे मानो बी कोर्ट में जाके बोल दिया कि भाई मेरे को ये मारने का धमकी दे रहा है, बट शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ने कोई धमकी नहीं दिया बी को, ये बी का बदमाशी है ए को फंसाने का, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. बोलो। तो इसलिए
अगर तुम कुछ क्लेम करते हो तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्या सच में प्रूव करके बताओ, तो फिर कोर्ट बैठता है और फिर आपको पूछा जाता है कि बोलो बी, बताओ क्या सच में बी आपको 2000 देने के लिए मारने का धमकी दिया। अगर कोर्ट में भी बी सेम बात करता है, यस मेरे को मारने का धमकी दिया, और अगर ये बात प्रूव होता है ए के तरफ से, अब देखो किसी के ऊपर किसी भी तरह का केस किया जा सकता है, बट कोर्ट भी तो देखेगा, सबका बैकग्राउंड चेक करेगा, है ना। आप जो बात कर रहे हो उसका कोई बेस है कि नहीं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। विदाउट एविडेंस तो किछु होबे ना। एग्जैक्टली, प्रूव करना पड़ेगा। इस केस में ए का भी देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या कोई मतलब शूटर है या फिर किसी गैंग के लिए काम करता है। जो लोग नॉर्मली इस तरह का सोचते हैं ना कि तुम अगर मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा, ये दूंगा, वो जरूर किसी गैंग का मेंबर होगा या फिर उनके घर में इस तरह का कुछ भी कल्चर, जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शंस रहेगा थ्रेट देने का, ठीक है। तो ये अगर बैकग्राउंड चेकिंग में ये पता चल जाता है तो फिर ए को फंसने का चांसेस है और उस केस में बी बच जाएगा। बट अगर ऐसा ए एकदम सीधा साधा भोला वाला इंसान है, इसके साथ मतलब कोई कनेक्शन नहीं है ये मारने का, डराने का, धमकाने का, ठीक है, तो फिर इन दैट केस ए बच सकता है। तो ये देखना पड़ेगा, इसीलिए तो बात कोर्ट तक जाता है, ठीक है, प्रूव करने के लिए। तो हियर द एग्रीमेंट इज एंटेड इनटू अंडर कोअर्शन। कोअर्शन मतलब वही किसी को मारने का धमकी देना, एंड हेंस नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट में नोट दैट इन टर्म्स ऑफ कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स आर एक्सप्लेनिंग, ये सब आगे चर्चा होगा, बहुत वाइटल चर्चा है। कोअर्शन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रॉड क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशंस क्या है, मिस्टेक क्या है, ये सब बहुत वाइटल चर्चा है, ठीक है। तो वेट कर जाना, सबका मतलब समझाने समझने वाले हैं और एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडीज के साथ समझेंगे। तो वेट करो सर, जब मौका आएगा बताएंगे। ओके सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए तीसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस द लीगल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाई करता है दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर एक इंसान को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है उसका क्या कॉम्पिटेंसी है। सर कॉम्पिटेंसी का मतलब बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं योग्यता, या क्या बोलेंगे सर, योग्यता या एलिजिबिलिटी। हाँ सर, कि वो एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। आप लोग तो समझते ही हो, क्या वो इस पर्टिकुलर काम के लिए एलिजिबल है, ठीक है, या फिर योग्य, मतलब योग्य मतलब सर आप समझ सकते हो, ठीक है, क्या ये काम वो कर सकता है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है उसका। जैसे आप लोग कभी जब सीए में इंटर लेते हो सर, आप लोग पूछते हो कि सर मैं सीए करना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। आप लोग इस तरह से पूछते हो, सर हमें सीएस करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, सर हमें एमबीए करना है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो एग्जैक्टली उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट का भी अपना कुछ एलिजिबिलिटी होगा, ठीक है। तो क्या एलिजिबिलिटी है इसका, सर एलिजिबिलिटी कुछ ऐसा है, इज द एज ऑफ मेजोरिटी। एज ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब 18 प्लस होना चाहिए, 18 प्लस, ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ व्हिच ही इज सब्जेक्ट, मतलब जिस लॉ का वो पार्ट है उस लॉ के हिसाब से वो एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट, साउंड माइंड। सर साउंड माइंड मतलब अनसाउंड नहीं होना चाहिए। सर बोलो, साउंड अनसाउंड मीन्स, साउंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए। हाँ सर, साउंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए, क्लियर कट दिमाग का होना चाहिए। मतलब बात में जिसको हम लोग बोलते हैं ना ठरकी है, मतलब बात में उसका दिमाग घूम जाता है, उल्टा खोपड़ी। हाँ सर, उल्टा खोपड़ी मतलब जो भी बोले उल्टा ही समझता है, ठीक है, या फिर नशा में होता होगा कुछ भी, ठीक है, नशा करके रहता है, चरस लेता है, कुछ भी ड्रग्स लेता है, मतलब साउंड नहीं है, अपने होशो आवाज में नहीं है, ठीक है। मतलब एकदम होशो आवाज में रहना चाहिए कि मेरा होश भी है, आवाज से भी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। is not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject। कोई भी लॉ, मतलब जैसे इंडिया का कोई भी लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से किसी भी कारण से रोका नहीं है, मतलब उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं है, उसके ऊपर किसी भी तरह का, जैसे कि मानो बैंकरप्टेड, ठीक है, बैंकरप्सी केस चल सकता है, मतलब बैंकरप्सी मतलब दिवालिया, इंसॉल्वेंट का केस चल सकता है। नॉर्मली जिसका जो इंसॉल्वेंट हो जाता है ना बंदा, जो दिवालिया जिसके अगेंस्ट में कोर्ट डिक्लेयर करता है, वो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह का कोई क्रिमिनल है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कोई फॉरेन, कोई एनिमी है कि कोई एनिमी कंट्री के साथ ताल्लुक रखता है,
इंडिया में बैठ के अगर पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक रखता है तो क्या उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा सर? ऐसे बहुत लोग होते हैं हमारे देश में, ठीक है, देश का गद्दार, ठीक है, जो देश में रह के पैसे के लालच में आके बहुत सारे लोग फंस जाते हैं सर रॉ के हाथ में, ठीक है। अपना इंडियन जो विंग्स होते हैं ना डिफेंस का, उनके हाथ में पता चल जाता है कि देश का गद्दारी होता है जो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालता है देश के बारे में, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में से आपको हमेशा रोका जाएगा, सिंपल सी बात है। इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट। A person competent to contract must fulfill the above 3 qualifications. ये 3 qualifications होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल्स में देखो। Qualifications A refers to the age of the contracting person, ठीक है। The person entering into contract must be of 18 years of age. Person below 18 years of age are considered minor, okay, therefore incompetent to contract. अगर आप में से जिनका उम्र 18 से नीचे है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है, ठीक है, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है। लेकिन सर मानो कि कोई गाने कॉम्पिटिशन्स में जा रहा है और कंपनी उसको बोल रहा है कि भाई तुम इंडियन आइडल जीतोगे, तुम लिटिल चैम्प जीतोगे, डांस इंडिया डांस जीतोगे, तो आपको पैसा मिलेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है सर? उनके माता पिता के साथ होता है, ठीक है। माइनर के बिहाफ में कोई मेजर को आना पड़ेगा, ठीक है। माइनर डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो क्वालिफिकेशंस, नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस requires a persons to be sound mind. He should be in a sense so that he understand the implications of the contract. ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या implications आ सकता है at the time of entering into a contract. जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस टाइम पे आपका होश एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब एकदम प्रॉपर माइंड में होना चाहिए। ल्यूनेटिक जो पागल है, इडियट जो बोका है, ठीक है, इडियट दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। इडियट बहुत केस में हो सकते हैं। जैसे मानो कि कोई मेरे साथ आके मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब मेरे को मिसाइल का क्या पता है सर? मैं मिसाइल के बारे में कौन हूँ? इडियट हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में थोड़ी मिसाइल का कुछ समझ में आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई इडियट है और उसके साथ कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इडियट है, लूनेटिक है, ड्रंकन पर्सन, हाँ, अरे दारू पी के नशा में पूरा पागल है, ड्रंकन पर्सन, under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind, ठीक है। मतलब जो किसी भी तरह का नशा वगैरह, डेंड्राइट वगैरह लेके एकदम नशा में चूर, दिमाग नॉर्मल हालत में नहीं है, ऐसा लोग कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका जाता है, ठीक है। सर प्रूफ कैसे होगा सर? वो तो नार्कोटिक टेस्ट करने से पता चल जाता है, जानते हो ना, कि किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस टाइम पे आपके बॉडी में क्या चल रहा था, ये सब पता चल जाता है। ओके, वो सब डिटेल्स में बाद में ही आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, requires that a person entering into a contract, নার্কোটিক অর্ডার করতে গেলে তো কোর্টের পারমিশন নিতে হয়। हाँ ऑब्वियसली जरूरत पड़ने से, हाँ नहीं एकदम सही बोला, वेरी गुड सर। मतलब कभी भी मर्जी होने से नहीं कर सकते, मतलब जब, और बहुत रेयर होता है ये सब बहुत रेयर, मतलब जब लास्ट कोई और मौका नहीं मिलता और कोई प्रूफ नहीं आता तभी होता है, एकदम सर, वेरी गुड। Requires that a person entering into a contract should not be disqualified by his status in entering into such contract. Such persons are an alien enemy. किसी alien enemy है वो, foreign sovereigns है, convicts है, ठीक है। They are disqualified unless they fulfill certain formalities required by law. जब तक लॉ का कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं हो जाता तब तक आप एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एनिमी कंट्री के किसी भी इंसान के साथ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ अगर जंग छिड़ा हुआ है तो पाकिस्तान के किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह का बिजनेस डील नहीं कर सकते। चाइना के साथ अगर इंडिया का जंग छिड़ा हुआ है और वार सिचुएशन चल रहा है, आप चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, चाहे आपका करोड़ों का लॉस हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। देश से पहले बिजनेस कभी नहीं आ सकता। आप बात समझ रहे हो सर? देश से पहले बिजनेस कभी नहीं आ सकता, चाहे 1.5 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। याद रखिएगा, फॉरेन सोवरेन, जो फॉरेन लेवल का जो ऑफिसर्स लोग होते हैं ना, जो सोवरेन के हिसाब से इंडिया में रहते हैं, हमारे नॉर्मली क्या होता है, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन मतलब फॉरेन जो डिलीजेंस लोग होते हैं ना, मतलब फॉरेन इंटेलिजेंस में आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर रहते हैं सर, क्या बोलते हैं उसको, अरे जैसे कोलकाता में भी एक है जो इंटरनेशनल, जैसे यूएस का सेंटर है सर, यूएसए एम्बेसी, सॉरी सर,
यूएस एम्बेसी कोलकाता में है सर, हमारे देश में मतलब इंडिया का जो यूएस एम्बेसी है वो कोलकाता में है, ऐसे दिल्ली में है पाकिस्तान एम्बेसी, ठीक है। तो इस तरह का यूएस एम्बेसी ये देखो सर कोलकाता में मिल जाएगा आपको, फॉरेन काउंसुलेट इन कोलकाता, ठीक है। तो इनके पास जो भी लोग आते हैं आप इनके साथ इतना इजीली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनका सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेवल में ही होता है, और ये ना देश के अंदर एक फॉरेन जैसा फीलिंग में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। मतलब यूएस एम्बेसी जो कोलकाता में है, मैं आपको दिखाता हूँ, इमेज दिख जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस एम्बेसी कोलकाता, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ये देखो ये बात, ये आपको मिलेगा पुराना सीए इंस्टीट्यूट के ऑफिस के सामने, दैट इज चौरंगी में, ठीक है, जिसको हम लोग पार्क स्ट्रीट एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, चौरंगी पार्क स्ट्रीट एरिया। इसके पीछे मोस्ट प्रोबेबली एक तरफ है आईटीसी का ऑफिस, एक तरफ है चैटर्जी इंटरनेशनल का ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये करने से दिखेगा, यूएस एम्बेसी बोल के दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमेशा गार्ड होता है, नॉट जस्ट ये देखो ये लिखा होगा एम्बेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है, तो आप बात को समझने का कोशिश करना। तो इसी लोगों के बोल रहे सर फॉरेन सॉवरेन्स कन्विक्स, अगर कोई कन्विक्स है, किसी के अगेंस्ट में कुछ केस चल रहा है, कुछ भी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कुछ लीगल रूल्स होगा, वो फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के बाद ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय पर्सन्स नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड। अगर कोई पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट करने से जिनको रोका जा रहा है, अगर उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सिंपल क्या करना है सर, नकारना है, नॉट वैलिड, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर। पॉइंट 4 सर, कंसिडरेशन, हाँ सर कंसिडरेशन, सर क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, हेलो, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, इज दिस पॉइंट क्लियर सर? यस सर। Yes, sir. थैंक यू सर। ओके सर, कंसिडरेशन जो मैं आपको पहले ही बोला था, समथिंग फॉर रिटर्न, सिंपल बात है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमेशा कुछ तो होगा सर, प्यार के बदले प्यार मिलता है ना ठीक है, उसी तरह से जैसे मार के बदले मार मिलता है, गांधी जी मत बन जाना, थप्पड़ के बदले प्यार नहीं कर सकते, ये देश गांधी का सिर्फ नहीं है, ये देश सुभाष बोस का भी है ना सर? সেটা নেতাজির কথা। यस सर, दिस इज Yes, नॉट sir. बिग, ये सिर्फ गांधी का ही देश नहीं है, ये देश सुभाष बोस का भी है, थप्पड़ के बदले थप्पड़ भी देना पड़ता है, और गांधी के हिसाब से क्या है, थप्पड़ के बदले प्यार कर लो, ये कोई थप्पड़ मतलब के बदले प्यार दे दो। चलो सर, दोनों ही सही है अपने अपने जगह में, बट एज पर द सिचुएशन काम करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से थप्पड़ के बदले थप्पड़ ही होना चाहिए, प्यार से डिपेंड करता है, हाँ घर का बात हो तो थप्पड़ से थप्पड़ नहीं, प्यार से भी बात सुलझा जा सकता है। मतलब पाकिस्तान हम पे बॉम्ब गिराया जाएगा, चाइना हम पे बॉर्डर छीना जाएगा और हम चुपचाप देखते रहे क्या? इसी चक्कर में जानते हो, इसी चक्कर में ये बॉर्डर इश्यूज हुआ है, जानते हो, यही चक्कर है, ये कश्मीर का इशू जो बना है ना, इसी चक्कर में बना है ये, मतलब बहुत ज्यादा पीसफुलनेस दिखाने गया, क्या पीसफुल हो गया सर? हाँ, क्या शांति मिल गया सबको? हाँ, उल्टा अशांति और बढ़ गया। आप देखो, ये पाकिस्तान, जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा तो पाकिस्तान दे दिया उसको, क्या हो गया, क्या कुछ फर्क पड़ गया? हाँ, कोई आपका टुकड़ा मांगेगा, दे देने से मतलब चुपचाप मांगते रहते हैं और दे देते हैं, नहीं शांति हो जाएगा, क्या मिला शांति? कुछ नहीं मिला। चाइना ने उड़ी अटैकर दरकार छिलो, हाँ, चाइना ने हमारा अक्साई चीन ले लिया, हाँ, तो क्या सच में हम लोग एकदम शांति में हो गए? कभी अरुणाचल ले लेता है, कभी अक्साई मतलब लद्दाख ले लेता है, हाँ, तिब्बत को चाइना लेके हड़प के रखा है, और जितना तिब्बती लेवल, तिब्बत का जितना सारा मतलब जो बुद्धिस्ट लामा है, मतलब जो बुद्धिस्ट साधु लोग होते हैं सर, वो सारे के सारे भारत में शरणार्थी की तरह रहते हैं। अरे भाई, जिसका कंट्री है उसको लौटा दो, क्यों दूसरे के कंट्री को हड़प के रखते हो? कोई मतलब है इसका? जिसका जो है वो दुनिया को पता है, यूनाइटेड नेशंस को सब पता है कि कौन सा जगह किसका है। और भारत का एक चीज है, जानते हो ना, इंडिया का, भारत आज तक किसी का देश नहीं लूटा है, जहां भी रहा है ना प्यार से रहा है, कहीं पर भी जबरदस्ती नहीं रहा है, ये भारत का मतलब पुराना हिस्ट्री है। अब ज्यादा शांति से मुझे नहीं लगता कि शांति होना चाहिए, जो भी हो, समथिंग इन रिटर्न बोलते ही मेरे को याद आ गया, ठीक है। तो समथिंग इन रिटर्न का कंसिडरेशन जब पढ़ेंगे, इसका एक पूरा चैप्टर आएगा, तब भी आपको फिर से बोला जाएगा। जैसे सुभाष बोस का एक बहुत गजब का डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, अरे क्या बोलते हैं बोलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो, आजादी दूंगा। एग्जैक्टली सर,
তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেবো। इफ you give me blood I shall give you freedom। ठीक है, तो ये जो समथिंग इन रिटर्न है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन लैटिन लैंग्वेज, ये लैटिन वर्ड है सर, ये सब लैटिन वर्ड होता है। क्विड प्रो क्वो, ओके, क्विड प्रो क्वो मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में। हमेशा ऐवी मतलब दुनिया में ना ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता, हमेशा बदले में कुछ होता है। अगर स्वाधीनता चाहिए आपको, अगर फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, तो बदले में खून बहाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और वही चीज सुभाष बोस भी बोला था, ये शांति से नहीं हो सकता है ना, जो भी हो। चलो सर, वैल्यूएबल, आप लोग अभी खून गर्म मत करना ना, अभी लॉ पढ़ना है। वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट एक्रूइंग टू वन पार्टी। एक को प्रॉफिट मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, और सम फॉरवियरेंस, detriment, loss, responsibility given, suffered or undertaken by the other। मतलब दोनों तरफ में कुछ तो होगा। जैसे आजादी का बात जब कर रहे थे, उसमें लॉस क्या जाएगा, जाने जाएंगे, खून बहेगा, है ना, खून बहेगा। सुभाष बोस को इंडोनेशिया, तब सुभाष बोस इसमें था अपना म्यांमार में, जब आजाद हिंद फौज बना के, भारत का पहला जो इंडियन आर्मी था, जो सुभाष बोस ने बनाया था ब्रिटिश के खिलाफ, इंडियन आर्मी जब बना रहा था वहां पर आजाद हिंद फौज के नाम पे, तो वहां पर बहुत सारे इंडियंस ब्रिटिश के अगेंस्ट में बहुत कुछ देने के लिए सुभाष बोस के पास आया था। किस लिए? सुभाष बोस को डोनेट करने के लिए, जिसके पास जो भी सोना वगैरह, रुपीस, जो भी था, पैसा वगैरह जो चाहिए आजादी की लड़ाई के लिए। तो सुभाष बोस एक माँ को बोला कि माँ, मैं तेरे से कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तू मुझे दे सकता है? तो उस माँ ने बोला कि बेटा, मेरे पास जो भी कीमती था मैं तेरे को दे दिया। मतलब जो भी उनका लाइफ लॉन्ग का सेविंग्स था, वो सब कुछ माँ ने दे दिया, कुछ नहीं रहा उनके पास, सब सुभाष बोस के पैरे के नीचे रख दिया भारत की आजादी के लिए। तो फिर सुभाष बोस ने बोला कि माँ, तेरा सबसे कीमती चीज मैं अगर तेरे से लूंगा तो तू मुझे देगा? तो फिर वो औरत कहती है कि बेटा क्या दे सकता हूँ, मेरा जो भी कीमती था दे दिया। तो सुभाष बोस बोलता है कि माँ, तेरा बेटा दे दे, इससे कीमती कुछ नहीं है, सोना जहरत तो रख ले, तेरा काम आएगा, पर तेरा बेटा दे दे आजादी की लड़ाई में। तो वो औरत, ऐसा बहुत ही औरत दिया था, तभी इंडिया को आजादी मिला था। ब्रिटिश गांधी के कारण नहीं गया सर, सुभाष बोस के कारण गया है। सुभाष बोस इतना पीछे लगा हुआ रहता था ना, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का, अंदर ही अंदर में सब भड़क गया था। सुभाष बोस बाहर से कर रहा था और अंदर में बाकी लोग, जो भी हो। आप समझ रहे हो सर? लॉस, यहाँ पर मैंने लाइफ लॉस का एग्जाम्पल यूज किया। ठीक है, किसी को फॉरवियरेंस मिल सकता है, किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकता है, और किसी को बदले में प्रॉफिट हो सकता है, कुछ बेनिफिट हो सकता है, कुछ राइट मिल सकता है, कुछ अधिकार हो सकता है, कुछ इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो बदले में बहुत कुछ हो सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड सर। दुकानदारों को प्रॉफिट होता है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। बैंक वाले को इंटरेस्ट मिलता है लोन के बदले। ठीक है, किसी को अधिकार मिलता है, राइट मिलता है किसी चीज का, तो बदले में बहुत कुछ मिलता है। आप किसी माइन को लेते हो, ठीक है, माइंस मतलब जैसे कोल माइंस हो गया, गोल्ड माइंस हो गया, उसका राइट मिलता है आपको। कोई किताब का कॉपीराइट होता है, हाँ रे सर, आप किताब लिखते हो, किताब का कॉपीराइट होता है आपके नाम पे, और उस कॉपीराइट के बदले आपको कुछ पेमेंट मिलता है। तो एक को मिलता है राइट, दूसरे को मिलता है पेमेंट। जैसे आप लोग जेके रावलिंग के बारे में नाम सुने हो सर? कौन है जेके रावलिंग, कौन बोलेगा? हैरी पॉटर राइटर, द राइटर ऑफ द हैरी पॉटर। जेके रावलिंग बहुत कोशिश करके, आज जो हैरी पॉटर जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग किताब में से एक है ना सर, अरे इनको बहुत मेहनत करना पड़ा था सर अपना किताब मार्केट में लाने के लिए। कोई भी प्रोड्यूसर, मतलब सॉरी पब्लिशर्स, इनका किताब छापने के लिए रेडी नहीं था। आपको सुनने में ताजुब लगेगा, सीरियसली आप बहुत मतलब आप चौंक जाएंगे ये सुन के कि ये भी संभव कैसे है। जिस जेके रावलिंग को हम लोग, मतलब जो हैरी पॉटर जो वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग है, ये ऑथर है जेके रावलिंग। ठीक है, ये रावलिंग एट द व्हाइट हाउस इन 2010। ठीक है, मतलब ये जिस तरह से आज फेमस हुआ है दुनिया में, बट इतना फेमस नहीं है इनका कहानी। कभी अगर मौका मिले तो जरूर पढ़ना जेके रावलिंग को। ठीक है, आपको समझ आएगा कि ये मतलब एक किताब छापने के लिए क्या मुश्किल में पड़ गया था इनको। ठीक है, जिसके पास भी जाता था कोई भी नहीं, इसका किताब छापने में कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी को भी, बट बाद में ऐसा छपा कि पूरा दुनिया देखते रह गया। ऐसे और भी कहानी है, बट ये कहानी बड़ा फेमस कहानी में से एक है, इसलिए मैंने आपको रावलिंग का, जेके रावलिंग का कहानी बताया आपको। ठीक है, कितना? 8 पब्लिशर्स। चलो सर, आप लोगों को यहीं पर खबर मिल जा रहा है। वेरी गुड रोशनी। ओके,
So considerations very important sir. Agrees to sell his books to B for 100. तो यहाँ पर बुक्स हो जाएगा A का कंसिडरेशन और 100 रुपीज हो जाएगा B का कंसिडरेशन. B is promised to pay 100 is the considerations for A is promised to sell his books. Okay. A is promised to sell the books is the consideration for B is promised to pay rupees 100. अब सर ये इतना एग्जाम्पल्स के बाद ये किताबी एग्जाम्पल्स तो आपको ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा का खेल हो गया है ना. सुभाष बोस का कंसिडरेशन समझने के बाद बाकी कंसिडरेशन तो बच्चा लगेगा. हाँ सर क्या रे सही बोला कि नहीं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Lawful consideration and object. Lawful consideration and object. The consideration and object of the agreement must be lawful. Section 23 states that consideration or object is not lawful if it is prohibited by law, or it is such as would detect the provision of law. बताता हूं सर. If it is fraudulent or involves injury to the person, अगर ये किसी भी तरह का फ्रॉड है, किसी को इंजरी पहुंचाने का बात है, किसी के ऊपर या किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल टू अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जाते हैं तो ऐसा चीजों का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पर कुछ किताबी एग्जांपल्स देख लेते हैं. A promise to drop prosecution instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken. A ने चोरी किया, B ने चोरी किया, ठीक है. B ने किया चोरी. A कहता है कि अगर तुम मेरा चीज मुझे वापस कर देते हो तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट में चोरी का जो केस है वो विथड्रॉल कर लूंगा. क्या ये बात सही है सर? हाँ, क्या ये ऐसा बात कर सकता है? ये promises to drop the prosecution instituted against B for robbery and B is promised to restore the value of things taken. जो भी उसने चुराया था वो वापस कर देगा. क्या ये बात सही बोल रहा है ये? ना सर, तो समझ में. क्यों? प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? अगेंस्ट द लॉ. ये अगेंस्ट द लॉ इसलिए सर, इसमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है सर. चोरी मतलब चोरी, सिंपल सी बात है. आपने चोरी किया तो वो चोरी तो गलत है सर, चाहे आप चोरी करके फिर से वापस क्यों ना कर दो, फर्क नहीं पड़ता. वन से चोरी ऑलवेज ए चोरी, है ना सर. वन से रबरी ऑलवेज ए रबरी. चोरी तो आपने किया है, चाहे एक बार करो या 1000 बार. रबरी तो रबरी होता है. अब उसके बदले में आप फिर से उसको वापस कर दो, आप बोलोगे नहीं मैंने तो सब कुछ वापस कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं होता. आपने चोरी क्यों किया? जो पॉइंट ही अनलॉफुल है, आप जो काम कर रहे हो वो अनलॉफुल है. तो अनलॉफुल जो है सर, आपका ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है. आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते. उसके बदले में आपको सजा तो मिलेगा. हाँ, थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि आपने जो भी चुराया था वो वापस कर दिया, थोड़ा कम हो सकता है, बट चोरी किया आपको सजा तो मिलना चाहिए. अगर ये ऐसा बोलता है कि मैं ही आपके अगेंस्ट में जितना केसेस है सब हटा लूंगा, ये कहना ए के लिए गलत बात होगा. तो फिर ए भी अनलॉफुल कर रहा है. इसलिए ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड कहता है सर. क्या कहते हैं सर इसको? वॉइड. मतलब जो बात स्टार्टिंग से ही कैंसिल है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है. कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है बिकॉज ये पूरा का पूरा अनलॉफुल बेस पे बना हुआ है. आई होप यू अंडरस्टैंड सर. A agrees to sell his house to B against 100 kgs of cocaine. कोकेन ड्रग्स होता है, ठीक है. कोकेन एक तरह का ड्रग्स होता है जो नशा करते हैं सर, गलत तरीके से यूज किया जाता है, यूथ के अंदर बांटा जाता है, ठीक है. ये पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के थ्रू से इंडिया में ट्रांसफर भी होता है, ठीक है, ताकि हमारा यूथ खराब हो जाए और देश का रीढ़ की हड्डी टूट जाए. आपको बता दो सर, ऐसा चल रहा है, ठीक है. नेपाल के थ्रू से, बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू से, चाहे पाकिस्तान के थ्रू से, कश्मीर का कुछ एरिया के थ्रू से हमारे देश के अंदर यूथ के अंदर ड्रग्स का सप्लाई किया जाता है. जो भी हो, बहुत गलत काम करते हैं. किसी भी देश का यूथ हो, चाहे इंडिया का हो या किसी दूसरे कंट्री का, यूथ को खराब करने का जो जिम्मा किसी ने लिया है ना, चाहे वो आतंकवाद हो या कोई भी इंसान, ऐसा काम करना गलत है सर, अनलॉफुल है. ये तो दुनिया के लिए अनलॉफुल है, इंसान के लिए अनलॉफुल है. अरे भाई, यूथ को गलत तरीके से ट्रीट करता है सर, नशा करा के लोगों को गलत समझाया जाता है और उसी समझाने के ऊपर देखते हैं हम लोग ये सब तालिबानी काम. जो भी हो छोड़ो, लेकिन बात समझ में आया ना सर.
A agrees to sell his house to B against 100 kgs of cocaine. Such agreement is illegal as the consideration is unlawful. ये मेक्सिको से, मेक्सिको सर नशा में डूबा रहता है। यूएस का एक कंट्री, सॉरी नॉर्थ अमेरिका एक कंट्री है यूएस के नीचे। मेक्सिको का नाम सुना है आप लोग? हमारे देश में मेक्सिको के थ्रू से बहुत इलीगल आता है। अपना गोवा है ना सर, गोवा, गोवा में इतना इलीगल चेन चलता है ये सब ड्रग्स वगैरह का, क्या बताऊं आपको। इवन पंजाब में भी बहुत चला। उसके ऊपर तो मूवी बना था, उड़ता पंजाब। अरे है ना, वो उड़ता पंजाब में नहीं देखा किस तरह से पाकिस्तान बॉर्डर से फेंकता था ड्रग्स का पैकेट? ऐसा रियल में हुआ है, तभी इसके ऊपर मूवी बना है। पंजाब नशे में डूब रहा है, ऐसा हालत अभी भी है, बट फिर भी चलो आई होप कि पहले से बेहतर होगा। ऐसे इस बार बंगाल का कहानी मुझे खराब लगा बहुत। ये नशा मतलब जो नॉर्मल ड्रग्स नहीं, बट ये जो नॉर्मल नशा होता है ना सर, मतलब जो ड्रिंक्स करते हैं हम लोग, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं दारू, ठीक है, वाइन, या वाइन नहीं क्या बोलेंगे उसको, लिकर कंजम्पशन में वेस्ट बंगाल इंडिया में सेकंड नंबर में आ गया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। किसी और चीज में सेकंड होता अच्छा लगता, बट इस तरह के मोस्ट प्रोबेबली पंजाब हरियाणा कुछ ऐसा होगा। স্যার গোয়া গন সিনেমাটা তো মানে গোয়ার ওইটা দেখিয়েছিল নেশা ড্রাগস ফাক্সে। बहुत सारा मूवीज में इसको दिखाया गया है, बहुत सारा। ये आपका ये एक मूवी है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो जैकी श्रॉफ का बेटा, क्या नाम है उसका, टाइगर श्रॉफ, उसका भी एक मूवी में इसके ऊपर दिखाया था। ऐसे ये केस तो पेपर में बहुत दिनों से चल रहा है, बट मूवीज भी बना, इसलिए आप लोगों को मूवीज का बात कर रहा हूँ। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, पॉइंट टू बी नोटेड सर। अगर लॉ किसी मैटर को वॉइड नहीं करके रखा है, ठीक है, अगर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड मतलब वैलिड होने के लिए किसी भी एंगल से वो वॉइड नहीं होना चाहिए। द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी व्हिच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी इलीगल और वॉइड। अगर लॉ किसी चीज को इलीगल या वॉइड करके देता है ना, तो कुछ भी हो जाए आप उसको वैलिड नहीं करा सकते। एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जो एग्रीमेंट इलीगल है, जैसे आप समझ ही सकते हो, ड्रग्स का एग्रीमेंट करना, कोकेन का एग्रीमेंट करना, ओपियम का या अफीम का एग्रीमेंट करना, एनिमी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करना। शायद आप एनिमी कंट्री के साथ कोई अच्छा एग्रीमेंट कर रहे हो, सपोज आप पाकिस्तान में किसी बच्चे को किताब दे रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी एनिमी कंट्री अगर है वो, तो फिर उसके साथ एग्रीमेंट आप कर नहीं सकते। शायद आप पढ़ने के लिए किताब दे रहे हो सर, फिर भी नहीं कर सकते। आप बात समझ रहे हो ना सर? जो काम लॉ आपको पहले से मना करके रखा है, चाहे वो काम कितना भी वैलिड लगे आपको, फिर भी नहीं कर सकते, चाहे आपका कितने का भी लॉस हो जाए। चाइना के साथ, चाइना अगर हमारे नाक के नीचे दम करके रखा है, हमेशा वार सिचुएशंस बना के रखता है, और चाइना जब गवर्नमेंट बोलता है कि भाई वी आर इन वार विथ चाइना, इस सिचुएशंस में आप चाइना के साथ बिजनेस करना चाहते हो बिकॉज आपका करोड़ों का डील रुका हुआ है, आप नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीजों में इलीगल लॉ बताते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या हमेशा की तरह, तो उस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is one without any legal effects. Threat to commit murder or making or publishing defamatory statement or entering into agreement which are opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, any agreement is restraint of trade, मैरिज, ठीक है, किसी को शादी से रोकना, किसी को बिजनेस करने से रोकना, मतलब सर ऑब्वियसली अगर आप एडल्ट हो मतलब 18 प्लस हो, और अगर आप अपने मर्जी से शादी करते हो, तो क्या कोई आपको रोक सकता है सर? कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा देश का नियम है। एक मेजर मतलब जो लड़का लड़की जो भी है, ठीक है, वही फिर से बात आ गया, मियाँ बीबी राजी और दोनों मेजर है 18 प्लस। लड़कियों के लिए 18 प्लस, लड़काओं के लिए मैरिज का एज 21 प्लस। हाँ सर बता दूं आपको, ठीक है, लड़कियों के लिए 18 प्लस, लड़का के लिए 21 प्लस। अगर वो मैरिज करना चाहता है तो उसको रोक नहीं कोई सकता। मतलब आप उसके लिए किसी को मारना, धमकाना, डराना, ऐसे होता है हमारे देश में, बट ये नहीं कर सकता। लीगल प्रोसीडिंग, किसी को कोई केस करने से रोक नहीं सकते, किसी को केस करने से रोक नहीं सकते, किसी को कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकते आप, ठीक है, वो सबका अधिकार है सर। कोर्ट में सभी जाएगा, कोर्ट में जाने के लिए पैसा नहीं लगता। এটা যেটা বললেন, এটা যদি স্যার উল্টো হয়, মানে বাড়ি থেকে ধরুন 18 প্লাসের পর জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে মেয়ে বা ছেলেদের,
তখন সেটা কি হবে? 18 प्लस के बाद जबरदस्ती शादी? হ্যাঁ देख, तुम किसी के, ये तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो फ्रीडम छीनने का बात हो गया, ये फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आएगा, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कि तुम अपने मर्जी से अपना जिंदगी जी सकते हो, दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। ओके, तुम जिंदगी भर शादी करना नहीं चाहते, ठीक है, कोई तुमको जबरदस्ती नहीं कर सकता, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। तुम किसी और से शादी करना चाहते हो बट तुम्हें किसी और के साथ शादी कराने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा है, दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स, कोई नहीं करा सकता। उसके ऊपर भी अलग प्रावधान है, अलग प्रोविजन है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है सर। ऐसे शादी वगैरह कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नॉर्मली नहीं है, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए मैरिज वगैरह का बात बार बार आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये पढ़ेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन बोल के, जब टॉपिक पढ़ेंगे, नॉर्मली सीएस को पढ़ाना पड़ता है मुझे, ठीक है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको मैं समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला हुआ है, सी को भी पढ़ाना पड़ता है फाइनल लेवल में। ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में, वेट। ओके सर, तो थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में बहुत कुछ होता है सर, मतलब जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है वो चीज आप नहीं कर सकते। ठीक है, शायद उसको एक्सप्रेसली वॉइड नहीं किया गया है, बट फिर भी आप उस चीजों में कभी भी एग्रीमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, जो इलीगल है, जैसे आप लोग ये बंटी और बबली मूवी देखे हो सर, रानी मुखर्जी अभिषेक बच्चन का बंटी और बबली। यस सर, इसके ऊपर एक अमिताभ बच्चन ছিল। हाँ, बच्चन साहब भी था, वो कजरा रे बहुत फेमस गाना है ना, उसमें वो लोग ताजमहल बेच रहा था। अरे देखा कि नहीं देखा मूवी? अगर कहानी तो सुने होंगे। इसके ऊपर एक बंगाली मूवी भी बना है, किस एक्ट्रेस का नाम याद नहीं आ रहा है, बट उस मूवी में विक्टोरिया सेल हो रहा था, देखा किसी ने? एक बंगाली मूवीज भी है ऐसा, ठीक है, जिसमें विक्टोरिया सेल करना। ठीक है, तो देखे जी, तो विक्टोरिया सेल करना या ताजमहल सेल करना, लवेरिया, अच्छा हो सकता है। अच्छा चलो सर, बंगाली लोगों का एकदम मन भर गया सुन के, बड़ा मजा आया। चलो, तो बेसिक पॉइंट क्या है कि आप ऐसा, जैसे विक्टोरिया नहीं सेल कर सकते, ताजमहल नहीं सेल कर सकते, वो सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या सेल करोगे? हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी में लिख के रखना पड़ेगा क्या नॉट फॉर सेल? अरे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी कभी सेल नहीं हो सकता, चाहे कोई किसी को भी सेल करने का कोशिश करे। तो ये सब पॉइंट सामने आ जाता है सर। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताया, और मेन जो 10 पॉइंट्स था, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा सर, बहुत वाइटल है फॉर रिमेम्बरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, अब सर आगे हम लोगों को ये पता करना है सर, कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर देयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कौन सा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? हर चीज में इंपॉर्टेंट का नारा लगा के हम लोगों का दिमाग खराब करने में आप एकदम नंबर 1 हो सर। आप लोगों का दिमाग खराब करना ही मेरा काम है, क्यों जानते हो? एक ही दिमाग भगवान ने दिया है, इस्तेमाल करो सर। हाँ, कितना बचा के रखोगे? शरीर को इस्तेमाल नहीं करोगे, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, या तो दिमाग से काम लो या तो मेहनत से काम लो, कुछ भी नहीं करोगे तो फिर दिमाग बैठे बैठे क्या होगा? ऐसे ही खराब होगा। उससे अच्छा है कि कुछ यूज करके खराब करे। अरे चुपचाप रख के खराब करने से अच्छा है ना यूज करके खराब करना। क्या मैं गलत बोल दिया? नो सर। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं नहीं हो रहा है और पढ़ाई नहीं कर सकते, बहुत दिमाग का दही बन रहा है, माथाয় खूब चाप हो जाচ্ছে। अरे थोड़ा चाप ले ले भाई, थोड़ा सा चाप ले, चाप लेने से कुछ काम आता है। ओके चलो देखो, वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी है ना, आजकल का सबको ना चाप लेने से डर लगता है। अरे भाई चाप नहीं लोगे तो फिर कैसे? बॉर्डर में जो आर्मी लोग काम करते हैं सर हमारे लिए, वो तो हर मिनट में अपना जान को चाप में लगाते हैं। हाँ, तभी जाके हम लोग जिंदा रह पाते हैं। और हमें थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोला जाता है, हमसे वो भी नहीं होता। हाँ, कभी बॉर्डर साइड में जाना और देखना कि किस तरह से 24/7, अगर कभी भी अगर लोग कश्मीर विजिट करते हो, देखना क्या करता है बॉर्डर में जवान। कभी अगर पंजाब में वाघा बॉर्डर वगैरह विजिट करते हो, भगवान करे आप लोग एक बार जरूर विजिट करना, कश्मीर, पंजाब, फिर अपना बांग्लादेश बॉर्डर भी जा सकते हो, बट वहाँ डर थोड़ा कम है बिकॉज बांग्लादेश के साथ हम लोगों का अच्छा रिलेशन है। आप आसाम जाके देख सकते हो, वहां पर अरुणाचल जाके देख सकते हो क्या हालत होता है, नागालैंड जाके देख सकते हो। ठीक है, कि किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है आर्मी का। ठीक है, 24/7 मतलब अपने जान को हथेली में लेके चलता है।
और हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाने बोलते हैं पढ़ने के लिए, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमसे कोई जिंदगी छीन लिया, जैसे जिंदगी छीन रही है। हाँ, ऐसा गाना गाते हो आप लोग। चलो सर, कोई बात नहीं, समझो सर बात को, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है, वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी के ऊपर बेस करके कॉन्ट्रैक्ट कितना तरह का होता है देख लो। वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी के ऊपर बेस करके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसे इलीगल एग्रीमेंट के बारे में बीच में चर्चा होगा। ठीक है, फॉर्मेशंस के बेसिस में 1 2 3 4 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी भी दो तरह का होता है सर, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। ठीक है सर, समझ आ रहा है ना? हेलो, ये समझ तो नहीं आया, बस नाम पता चला बेसिकली। ठीक है, कि कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस सर। अगर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूं, ठीक है, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिडिटी के बेसिस में बड़ा सिंपल है सर। एन एग्रीमेंट व्हिच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग अभी पढ़े कुछ देर पहले कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एलिमेंट्स है। सब एलिमेंट्स अगर मैच कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने में कौन रोकता है सर? A asked B if he wants to buy his bike for rupees 10,000. B agrees to buy bike. It is agreement which is enforceable by law and hence it is a valid contract. बाइक सेल करने में कौन मना कर रहा है और बाइक खरीदने में ही आपको कौन मना कर रहा है? तो वैलिड है, एकदम सिंपल। सर वॉइड क्या हो जाएगा? सर सेक्शन 2 सबसेक्शन J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलता है। ठीक है, वैलिड के बारे में हम लोग पहले ही देख के आए, सेक्शन 2 सबसेक्शन E। ओके, ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को लॉ एनफोर्स करने में रोकता है, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ एनफोर्स करने नहीं देगा आपको, वो वॉइड हो जाता है। सिंपल सा, एक कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सीज कर लेना मतलब छीन लेना एक तरह सा। ओके, वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जिसको एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता। Thus a void contract is one which cannot be enforced by court of law. लॉ आपको कतई इसको एनफोर्स होने नहीं देगा, है ना? आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर वो void है तो वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। जैसे मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट ए बुक विद ए पब्लिशर। मिस्टर एक्स एक किताब लिखना, पब्लिश करना चाहते हैं पब्लिशर के साथ। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट आफ्टर ए फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट। कुछ दिन बाद एक्स मर गया। Here the contract becomes void due to the impossibility of performance. सर बात को समझो। सर एक्स ने जो किताब लिखने का बात किया था पब्लिशर के साथ, क्या वो किताब एक्स का बच्चा कर देगा? ना सर। क्यों नहीं कर सकता? एक्स के साथ बात हुआ है तो एक्स का जो सन या डॉटर होगा। কন্ট্রাক্টটা তো শুধু এক্স এর সাথেই হয়েছিল, মানে ওর সনের ব্যাপারে তো কোনো কিছু বলা হয়নি, সেই জন্য वैलिड হবে না। अब एक दूसरा सवाल कर रहा हूं, बात को ध्यान से सुनना। एक्स के साथ किताब छोड़ो, एक्स के दुकान में इसका किताब का दुकान नहीं है, ग्रोसरी का दुकान है। ठीक है, पब्लिशर छोड़ो, कोई मैरिज पार्टी है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। एक्स के साथ किसी इवेंट मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ग्रोसरी चाहिए इवेंट के लिए। से फॉर एग्जाम्पल उनके इवेंट में जितना ग्रोसरी लगेगा वो सारा का सारा ग्रोसरी एक्स के दुकान से जाएगा, पर एक्स मर गया तो क्या इवेंट मैनेजर ग्रोसरी एक्स के दुकान से ले सकता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्स से हुआ है, अभी एक्स का बच्चा दुकान में बैठता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्स के साथ हुआ है बट अभी एक्स का बच्चा दुकान में बैठते हैं, मतलब एक्स का सन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे, एक्स का सन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बोल स्नेहेश, इज दिस पॉसिबल? हाँ सर, पॉसिबल तो होगा। तो तेरे पॉइंट पे चले, कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स के साथ हुआ था, तो एक्स का बच्चा क्या बोलेगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलेगा? एक्स सन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलेगा कि मेरे पापा से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो पापा के साथ हेवन में कनेक्ट करो, स्वर्ग से कनेक्ट करो। अगर वो हाँ बोलता है तो होगा। अरे না স্যার, যদি মানে সবটা যদি ওর বাবার অবর্তমানে ছেলের দেওয়া থাকে, মানে ছেলের জন্য হওয়া থাকে, তাহলে তো স্যার কন্ট্রাক্টটা হতে পারে। नॉर्मल है, अगर बाबा के बाद मतलब नॉर्मली पापा के बाद उसका बेटा को ही मिलता है ना, नॉर्मल है। अगर किसी और नहीं चलाता होगा तो, है ना, तो मान के चलते कि एक्स के साथ एग्रीमेंट था,
तो एक्स के साथ एग्रीमेंट था तो एक्स के जगह में इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया। मैं आपको यही बोला कि उसका सन या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिला, तो क्या वो ग्रोसरी देगा? यस देगा, बिकॉज दिस इज पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल नहीं है ना। अरे लेकिन सर किताब एक्स ने लिखा था, किताब एक्स ने लिखा था या फिर एक्स को लिखना था, तो उसका बच्चे को क्या पता, एक्स का सन को क्या पता कि किताब क्या है? क्योंकि जेके रावलिंग का किताब क्या जेके रावलिंग के बिहाफ में कोई और लिख सकता है सर? ना सर, ना ना बिकॉज ये एक स्पेशल परफॉर्मेंस है सर। किताब लिखना स्पेशल काम होता है, सबकी बस की बात नहीं। अरे ইয়েস স্যার, ওটা মানে স্পেশাল পারফরম্যান্স জাতীয় কিছু জিনিস হলে তখনই সেটা एग्जैक्टली ইনভ্যালিড হবে। एग्जैक्टली, ये स्पेशल परफॉर्मेंस है, सबकी बस की बात नहीं है। हर कोई किताब नहीं लिख सकता। एक्स लिख लिया तो फिर एक्स ने लिख लिया तो फिर एक्स का बेटा भी लिखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर एक्स का बेटा को किताब के बारे में नॉलेज है या फिर वो भी उसी काम के साथ जुड़े हुए हैं तो शायद कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू करना चाहता है तो शायद होगा। जैसे एक फेमस एग्जांपल आपको दे सकते हैं सर, आप लोग सत्यजीत रॉय को जानते हो? जैसे मैंने जेके रावलिंग का नाम लिया, आप लोगों को मैं और एक जन का नाम बताता हूँ, सत्यजीत रॉय। Yes, sir. is the only director from India who own Oscar. Okay? यस सर। भारत का एक ही मात्र मूवी, मतलब मूवी भी बोलो या फिर डायरेक्टर बोलो, जिनको ऑस्कर मिला है। मूवी का नाम है, बोलो, पौथेर पांचाली। थैंक यू सर, पौथेर पांचाली। ओके, तो फेमस बंगाली मूवी। ठीक है, ये अलग ही लेवल का मूवी है, समझने के लिए पेशेंस चाहिए। आप लोगों में से कितने का वो पेशेंस है पौथेर पांचाली समझने का? मुझे डाउट है, आई रियली हैव अ डाउट। बट अगर आप में से किसी को भी पौथेर पांचाली समझ में आ जाए तो प्लीज मुझे क्लास में जरूर बोलना कि सर मैंने पौथेर पांचाली देखा और मुझे समझ में आया। आपको यूट्यूब में मिलेगा, जिनको बंगाली समझ में नहीं आता वो इंग्लिश सबटाइटल देख के भी समझ सकते हो। ठीक है, इसका बंगाली वर्जन ही है मुझे जितना पता है, हिंदी या फिर इंग्लिश में आई डोंट नो है कि नहीं, आई डोंट नो। बट सत्यजीत रॉय एक ऐसा डायरेक्टर और स्टोरी राइटर थे, उनके बाद इनका एक फेमस कैरेक्टर बिल्ड है, मतलब जो इन्होंने लिखा था, जो लोग बंगाली कल्चर से जुड़े हुए हो शायद उनको पता होगा। फेलुदा नाम सुने हो सर? जैसे ब्योमकेश बख्शी का नाम सुने होंगे आप लोग? ब्योमकेश बख्शी। वैसा ही फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर बिल्ड बाय सत्यजीत रॉय एंड कैरेक्टर नेम इज फेलुदा। इसके ऊपर बहुत सारा मूवीज है। आई एम बिग फैन ऑफ फेलुदा। ठीक है, बचपन से लेके आज तक फेलुदा का एक भी स्टोरी मैंने मिस नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये सब कहानी नहीं है कि मैंने क्या किया, सत्यजीत रॉय ने क्या किया, ये मेरा मेन बात नहीं है। आपको पता है कि हर बात का कुछ पर्पस होता है। सत्यजीत रॉय ने जो फेलुदा लिख के गया या फिर जो भी स्टोरी लिख के गया है, फेलुदा के ऊपर अभी भी मूवीज बनता है, अभी भी मूवी बनता है फेलुदा के ऊपर। सौमित्र चैटर्जी थे, अभी उसके बाद सब्बुसाची, अभी और भी लोग फेलुदा बना रहे हैं बंगाली मूवीज में। इवन हिंदी में भी फेलुदा मूवीज बनाने का बात चल रहा है सर, बहुत बार बात उठा है। एक बार तो आमिर खान को बोला गया था फेलुदा करने के लिए। तो ये मूवीज का जो मतलब जो राइट है वो किसके पास है जानते हो? ये सत्यजीत राय का बेटा, वो उसका भी एज हुआ है अभी, नाम जानते हो कोई? संदीप रॉय। ठीक है, ही इज नॉट राइटर बट ही इज अ डायरेक्टर। ठीक है, उनके पापा की तरह नहीं है बट कर लेता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टर भी करते हैं और ये मूवी का जो राइट होता है वो राइट किसी दूसरे पब्लिशर को भी देता है। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, पेरेंट सत्यजीत रॉय। ठीक है, ये है संदीप रॉय। तो ये अपना पापा का जो पेटेंट है, जो कॉपी किताब जो भी है, वो लाइसेंस इनके पास है। नॉर्मल बात है, अब यही मूवीज वगैरह का लाइसेंस या किताब स्टोरी का लाइसेंस दूसरे को देके इनका जिंदगी का गुजारा हो गया सर। ऐसा पापा सबको मिल जाए क्या, और क्या चाहिए सर? हाँ, बस स्टोरी शेयर करो और कमा लो। ऐसे इनका भी डायरेक्टरी बहुत खराब नहीं है, मतलब नॉट लेजेंडरी बट ठीक है, चलेगा। कम से कम हम लोगों को फेलुदा का स्टोरी समझ आ जाता है। ही इज नाउ 67 years old, इनका भी काफी उम्र हो गया है सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि पॉसिबल हो सकता है अगर बाद में उनको सेम तरह का नॉलेज होगा। बट अगर एकदम स्पेशल बात है किताब लिखना, तो जिनके साथ हुआ है कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली उन्हीं के साथ होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। बात समझ में आया रे सर? थोड़ा प्रैक्टिकल बात भी कर देता हूँ आप लोगों से
ताकि आप लोग समझ जाओ। तो जो काम इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, इसको क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, सर ये सब एग्जाम्पल ना सर, ये रैंडमली निकलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ जानबूझ के बोलता रहता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, बट मुझे मतलब मोमेंट वाइज जो भी समझ में आते हैं मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाते हो। शायद यहाँ पर बहुत लोग होंगे जो शायद सत्यजीत रॉय को नहीं जानते होंगे, और बहुत लोग हैं जिन बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब कोई सभी चीजों के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। बहुत बंगाली लोगों को मुंशी प्रेमचंद के बारे में नहीं पता होगा, हरिवंश राय बच्चन के बारे में पता नहीं होगा। अरे ऐसे बहुत सारे फेमस ऑथर है जो नॉन बंगाली फील्ड में काम करते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट देम, ठीक है। अगर आप लोग मतलब ऐसा बंगाली लोग ऐसा लगता है कि तुम रविंद्रनाथ नहीं पढ़े, ऐसा लगता है कि गुनाह कर लिया। अरे भाई सबके लिए रविंद्रनाथ इंपॉर्टेंट ना भी हो सकता है, उनके लिए कुछ और होंगे। हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारा देखा बंगाली लोगों को, यू डोंट नो रविंद्रनाथ, मतलब उनको लगता है रविंद्रनाथ को नहीं जाना मतलब कोई गलती कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अरे यस सर, इसीलिए तो मैं बोला। तो जरूरी नहीं कि, हो सकता है लेजेंडरी लोग बहुत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल में ही लेजेंडरी बना है, बहुत सारे स्टेट में लेजेंडरी लोग बने हैं। ओके, अगर आप लोग अमिताभ बच्चन का पापा हरिवंश राय बच्चन का कविता पढ़ोगे ना, मैं जब भी पढ़ता हूँ मेरे को मतलब सोचने में मजबूर कर देता है। मधुशाला कवि पढ़ना, बाप रे बाप, ठीक है। तो वो वाला कविता तो मुझे इतना पसंद आता है। पढ़ा है सर किसी ने मधुशाला? सब पढ़े नहीं, सुने हैं, अच्छा। उनका बंगाल का, उनका एक बहुत फेमस है ये, इसके ऊपर बना हुआ है, बंगाल का काला दिन। वो बंगाल में जो ये हुआ था, ये बेसिकली खाने का लाला पड़ गया था सर, मतलब ब्रिटिश ने सब खाना लेकर चला गया था, और पूरा बंगाल में ड्रॉट के कारण, और ब्रिटिश ने सारा का सारा खाना ले जाने के कारण पूरा बंगाल का लोगों को खाना नहीं, और पूरा का पूरा भारत के लोगों को चावल का एक दाना तक नहीं मिल रहा था। उसके ऊपर एक बहुत अच्छा कहानी है। ऐसे बहुत सारे हैं, अब क्या क्या बताएं आप लोग। ओके, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी कौन है? ओनर ऑफ द फैक्ट्री फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री। सप्लाई होने से पहले ही फैक्ट्री में आग लग गया, एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अरे भाई शुगर बेचने का वादा तो किया था, बट शुगर बेचने से पहले ही अगर फैक्ट्री में आग लग गया तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है? एकदम नहीं सर। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। It may be added by way of clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all. जब contract void हो जाता है वो कोई contract ही नहीं है for the purpose of identifying it. It has to be called a void contract. मतलब जो contract हो ही नहीं सकता उसको void बोलते हैं, और void contract किसी भी तरह का contract नहीं है, इसका नाम void contract है। मतलब void contract नहीं है सर, उसका नाम void है, मतलब contract हो नहीं सकता इसलिए उसको void या cancel कहा जाता है। सिंपल बात है, ठीक है। अगर आप लोग वैलिड और वॉइड समझ चुके हो, बहुत बढ़िया सर। अगर वैलिड वॉइड समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का चर्चा जारी रहेगा सर, ठीक है। वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी, ई-कॉम, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल, बाइलैटरल। मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मेरा आज इतना ही क्लास है सर, ठीक है। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो कर सकते हो। अच्छा सर, एक बात भूल जाऊंगा, फिर से बोल देता हूँ, जिन लोगों का मैम के पास क्लास है अकाउंट्स का मोस्ट प्रोबेबली, तो वो लोग 7:30 बजे क्लास है, रेडी हो जाना सर, ठीक है। ओके सर, बोलो सर, एनी क्वेरीज फ्रॉम एनीवन? समझ आ रहा है ना? यस सर, Yes, sir. ऑल बढ़िया ओके। है। कहानी इसलिए बोलता हूँ, शायद कहानी करने से थोड़ा स्लो हो जाता है क्लास, बट सर कहानी इसलिए ताकि आप लोग लॉ को समझ पाओ अंदर से, ठीक है। और मैं जितना पढ़ाता हूँ आप उससे भी ज्यादा पढ़ो, इतना इंटरेस्ट बढ़ जाए आपको। ऐसे होता है ना, एक मूवी की किताब पढ़ा जा रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है ना, आप खुद ही पढ़ के खत्म करना चालू कर देते हो। तो यही मेन पर्पस होता है मेरा, कि थोड़ा कहानी के साथ बताने का। बाकी आप लोग देखो क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करो सर, घर में प्रैक्टिस करो, लिख लिख के पढ़ो, शेयर करो, लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छा लगेगा, क्योंकि लॉ लिखने से ही याद आता है। सेक्शन याद रखो सर, कहानी जितना मर्जी याद रखो, बट सेक्शन बहुत वाइटल है, ये सब ना भूलिए सर, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। ओके सर, चलो बाय फिर। স্যার ভয়েডেবল কন্ট্রাক্টর স্যার সেকশনটা 2 সাবসেকশন কত আছে জানো? वॉइडेबल का सेक्शन है तेरा 2 सबसेक्शन आई। ओके सर, किताब में दिया हुआ है, देख लेना। ओके, थैंक यू सर।
ठीक है चलो सर, टाटा बाय। थैंक यू राखी दादा। ओके सर, थैंक यू। बाय सर। ओके सर, बाय, टाटा। बाय सर।